नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर आरक्षण समाप्त करने के बयान को लेकर हमला बोला और इसे संविधान विरोधी मानसिकता का संकेत बताया। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों पर ध्यान दें। कांग्रेस का भी जो दोहरा चरित्र है वह भी सामने आ गया है। जो हमारे शंकराचार्य पर्वत से लेकर ऐसे अनेक नाम हैं जो हिंदू हमारे धर्मात्माओं के नाम पर रखे गए हैं, उनको बदलने की बात कर रही है। दूसरी तरफ गुर्जरों से लेकर जो हमारे वहाँ के पहाड़ी लोग हैं, अनेक जो वहाँ के पुराने रहने वाले हैं, उनका सबका आरक्षण भी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो है कहीं न कहीं वो आरक्षण भी समाप्त करना चाहते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जो कि उनके साथ उनका गठबंधन है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से बीजेपी राहुल गांधी के फोबिया से पीड़ित है। बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है। उनके नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्तागण राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। गांधी जी की अमेरिका यात्रा से भाजपा फोबिया ग्रस्त है, राहुल फोबिया से त्रस्त है भाजपा, घबराई हुई भाजपा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी अमेरिका के अंदर विश्वविद्यालयों में वहाँ के प्रोफेसर, एकेडमिशियंस, इंटेलिजेंसिया, बिजनेस क्लास, स्टूडेंट्स सबके खुले मंच पर सवाल ले रहे हैं और उनके समाधान पूर्ण उत्तर दे रहे हैं, लोगों की प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी जी की एक नई छवि उभर करके आ रही है। उस छवि से घबराई हुई भाजपा बिल्कुल झूठ गढ़ रही है। राहुल गांधी जी ने खुल करके कहा कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी है, अमेरिका के अंदर बेरोजगारी है, हमको इस समस्या का समाधान करना है तो हमको जो है मैन्युफैक्चरिंग हब जो चीन के अंदर शिफ्ट हो गया है उसको भारत और अमेरिका में लाना पड़ेगा वापस, और तभी हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के निशाने पर विभागीय अधिकारी आ गए हैं। दरअसल प्रशिक्षण और सेवा योजन विभाग में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बताए बिना तबादले और अटैचमेंट का काम किया गया। जब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, मंत्री के प्रमुख सचिव ने इसको लेकर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग को पत्र भी लिखा, जिसमें दोबारा इस तरह की हरकत करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने मंत्री सौरभ बहुगुणा पर तंज कसते हुए कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्य है कि विभाग में जो कुछ हो रहा है उसका पता विभागीय मंत्री को नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि विभागीय मंत्री की पकड़ विभाग पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्टर को करना अलाउड होते हैं, वो हर ट्रांसफर मंत्री तक नहीं आता है। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें आई थी जिसके कारण वो लेटर मैंने नहीं, मेरे निजी सचिव गुणवंत जी के माध्यम से भेजा गया है डायरेक्टरेट को कि कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग या प्रमोशन डायरेक्टरेट लेवल से किया जा रहा है तो उसका संज्ञान या तो मंत्री के ऑफिस में या सचिव के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में रहे। और कुछ शिकायतें थी अटैचमेंट्स को स्पेशली लेके, तो उसके वजह से हमने चिट्ठी लिखी है कि कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन बिना हमारे संज्ञान में लाए हुए नहीं किए जाएंगे, और अगर करे जाते हैं तो उसको स्वतः ही रद्द माना जाएगा। देखिए, इस सरकार में हम बार बार कह रहे हैं, अधिकारी मंत्रियों को मंत्री नहीं समझ रहे, मंत्री मुख्यमंत्री को मंत्री नहीं समझ रहे, और मुख्यमंत्री का विश्वास हमें मंत्रियों पर नहीं है। तो ये खेल तो होना ही होना है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री को ये पता ही नहीं कि मेरे विभाग में क्या खेल हो रहा है। कैसे मंत्री लोग हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूँ ये तो उनका सबसे बड़ा फेलियर है, उनकी पकड़ नहीं विभाग में। और सौरभ बहुगुणा जैसा मंत्री ये बात कह रहा है, जिसका अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है, जिसके दादा आदरणीय बहुगुणा जी को, हेमचंद बहुगुणा जी को, कि एक सख्त प्रशासक के रूप में माना जाता है, उस गौरवशाली इतिहास की परंपरा को खत्म करने का काम कर रहे हैं लोग। ये तो बहुगुणा जी को पता होना चाहिए, और ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए।
केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए जा चुके हैं। वहीं केदारनाथ में हो रहे उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता एक बार फिर बीजेपी पर अपना भरोसा जताएगी। मेरे को गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्री के तौर में मैं रुद्रप्रयाग जिला देखता भी हूँ और मुझे मेरे साथ साथ 4 और मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है। संगठन के कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ा गया है और सबकी सोच यही है, सबकी कोशिश यही है कि आने वाला जो उपचुनाव है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है। हमारी विधायिका शैला रानी रावत जी का स्वर्गवास हुआ और उसकी वजह से हम चुनाव में जा रहे हैं बाई इलेक्शन में। केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। माननीय मोदी जी के साथ जिस तरीके से 2013 की आपदा के बाद मोदी जी ने केदारनाथ धाम का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कम से कम 8-9 बार केदारनाथ आ चुके। उनका लगाव वहाँ की जनता के साथ है, उनका लगाव बाबा केदार के धाम के साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले बाई इलेक्शन में जब भी वो अनाउंस होगा, केदारनाथ की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे विश्वास करते हुए और माननीय मोदी जी पे विश्वास करते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताएगी। हल्द्वानी में 6 राज्यों के 53 रेंज अफसरों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी 53 रेंज अफसर अपने क्षेत्रों में जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के प्रभाकरण को गोल्ड मेडल और उत्तर प्रदेश कानपुर की स्नेहा को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। हमारी 18 महीने की ट्रेनिंग होती है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स की और इसमें हमें ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह की क्लासेस होती हैं। और सर इसके अलावा हमारा 140 डेज़ का टूर होता है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ और वेस्ट में हमारे टूर होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी ट्रैकिंग होती है जो बहुत ही चैलेंजेस होती है, साथ ही साथ बहुत हम लोग उसमें एंजॉय भी करते हैं। तो सर आज का दिन हमारा फाइनल पासिंग आउट परेड रहा है और सर अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वरिष्ठ बीजेपी नेता रश्मि को भाकियू वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है। इस दौरान रश्मि चौधरी ने दावा किया कि देश के किसानों की समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की बात कही थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन हम जल्द ही एमएसपी गारंटी को लेकर रणनीति बनाएंगे और इसे लागू करवाएंगे। जय जवान जय किसान। नमामि नर्मदा संघ में मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। उसके तहत हम गंगा की सफाई की तरफ ध्यान देंगे, पेड़ पौधों की तरफ ध्यान देंगे और जो कितने ही होटल कितने मतलब आश्रम जो हैं वो गंगा में उनका पानी आता है उसमें हम प्रतिबंध लगाने का सरकार से आह्वान करेंगे और अपने धामी सरकार से बोलेंगे। और हमारे बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मतलब इस सूबे के लिए वो सब काम करे हैं कि शायद कोई मुख्यमंत्री ना कर पाए। ये एमएसपी गारंटी कानून में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे सबसे पहले इन्होंने ही ये आवाज़ उठाई थी कि भाई एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आपने जो भी बात कही थी अपने वादे को पूरा करें। तीसरी योजना अब प्रधानमंत्री बने हुए लेकिन अभी तक भी उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस दौरान उन्होंने कई जिलों में नए जिला अध्यक्ष रखे तो सचिव महासचिव के पद भी बांटे। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने एक पत्र जारी कर करण माहरा की ओर से बांटे गए सभी पदों को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया। वहीं जैसे ही ये बात सामने आई तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए अपनी बात रख दी और कहा कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसका परिणाम कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने दे दिया है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी है उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण
उनकी प्रभारी जी ने दे दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी उस पर रोक लग गई है। इसलिए मैंने अपने एक ट्वीट में इसको कहा भी था कि अब देखना ही होगा कि आजकल कांग्रेस में किस गुट का वर्चस्व बढ़ रहा है। यह कांग्रेस का आंतरिक विषय है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना है नहीं। इतना जरूर है कि जब कांग्रेस मुद्दाविहीन हो जाती है तो आपसी द्वंद्व की ओर बढ़ती है और वो कुछ दिनों बाद और झलकेगा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून में सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान गणेश जोशी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को एक मंच प्रदान करना है। बता दें कि 15 सितंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के 15 से अधिक राज्यों के 50 रेशम हथकरघा बुनकर भाग ले रहे हैं। रेशम जो यहाँ के परंपरागत परिधानों में रेशम किसी समय हुआ करता था, उसको बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग उत्तराखंड व केंद्रीय रेशम बोर्ड लगातार काम कर रहा है। उसी के तत्वाधान में ये एक्सपो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें 9 राज्य के 15 बुनकरों ने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। पिछले वर्ष भी एक्सपो यहाँ पर लगा था और जैसे मुझे बताया था कि जिस उम्मीद के साथ एक्सपो लगा उससे अधिक सेल यहाँ पर भी है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की वैरायटीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और आगामी 12 सितंबर से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू करने जा रही है। बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी ये यात्रा स्थगित कर दी थी। वहीं कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज किया और कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, केदारनाथ यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा, बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इसमें बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बरेली के बारादारी थाने में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। कैबिनेट मंत्री ने एक महिला और उसके मौसा के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके नाम का दुरुपयोग कर धन उगाही की और उनके घर से 7 लाख और सोने की माला चुरा ली। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उत्तराखंड के अरबी मदरसों की जांच कराने की मांग को लेकर उत्तराखंड अरबी मदरसा बोर्ड ने सही बताया है। दरअसल उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी रुड़की में मंगलौर के एक अरबी मदरसे में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण आयोग का काम है कि बच्चों का ध्यान रखें। वे समय समय पर इस तरह की जांच करते रहते हैं। बता दें कि बाल संरक्षण आयोग अरबी मदरसों को लेकर बार बार जांच कराने की मांग कर चुका है, जिससे उत्तराखंड के अरबी मदरसा प्रबंधकों में हड़कंप मचा हुआ है।
संरक्षण आयोग का जो कर्तव्य है, जो कार्य है, वो बच्चों के अधिकारों का ये देखना है कि उनका कहीं वायलेंस तो नहीं हो रहा है। वो समय समय पे ये बातें करते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि उनका अपना जो कार्य है वो उससे हमारे मदरसों के से नहीं टकराता है। जो मदरसे हमारे बोर्ड के अंतर्गत आते हैं उस पे उनका कहना नहीं है। वो उनका जो संज्ञान है वो उन मदरसों के लिए होगा कि जो मदरसे नियमित तौर से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे मदरसे तो बहुत ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये वो मदरसों में वो एजुकेशन बच्चे हासिल करते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, जो किसी और जगह एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकते। बहुत मामूली से उसमें ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो हमारे टीचर्स हैं ये इनकी सैलरी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम होती है। देहरादून में सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक लेकर स्पष्ट कहा था कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठान, निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे इन्फोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही है, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे। नैनीताल का प्रतिष्ठित मां नंदा देवी महोत्सव ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ ही भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। वहीं मंदिर के आसपास दर्शन के लिए भक्तों की कतार देखने को मिली। मां नंदा सुनंदा के जोरदार जयकारों के साथ मां का स्वागत किया गया। मां 15 तारीख की सुबह तक यहां विराजमान रहेंगी और 15 तारीख को नगर भ्रमण के बाद नैनी झील में विसर्जित कर दी जाएंगी। कुछ श्रद्धालु मनोकामना मांगते हुए बलि के लिए बकरे की पूजा कराने के लिए भी पहुंचे। देखिए, आज ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा के दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पे पंक्तिबद्ध होकर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पूरा नैनीताल जो है पूरा नंदामय हुआ है और चूंकि ये महोत्सव हमारे पूरा उत्तराखंड में मनाया जाता है, मैं सोच सकता हूँ पूरा उत्तराखंड ही नंदामय हुआ है। यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ है। श्रद्धालु यहाँ पे पंक्तिबद्ध होकर आ रहे हैं और मां नंदा सुनंदा से अपना आशीर्वाद लेके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पे माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, जैसे एक बेटी अपने मायके से विदा होने के बाद ससुराल जाती है और पुनः मायके में आती है, तो जैसे मायके वालों को उसकी मायके आने की खुशी होती है, उसी प्रकार नंदा देवी महोत्सव की हम सभी को और उत्तराखंड वासियों को खुशी होती है, क्योंकि हमारी कुल देवी के रूप में पूजी जाती है और बड़ी उत्साह से हमें इंतजार रहता है कि कब नंदा देवी महोत्सव आएगा और कब मेला लगेगा और हम किस प्रकार अपनी आस्था के माध्यम से हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और देखिए, ये हमारी यहाँ जो है देवी है, कुल देवी है नैनीताल की, और उसके साथ ही जो है हम लोगों का काफ़ी आस्था रहती है माँ के इस पर्व के लिए और हम बहुत साल भर इस पर्व का हमें इंतज़ार रहता है और लोग दूर दूर से देखिए, आप गाँव से लोग यहाँ पर आते हैं, भीड़ उमड़ती है और बाकी आप माहौल देख ही सकते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर।
नंदाष्टमी जो है और नंदा सुनंदा मैया पूरे उत्तराखंड का ही एक बहुत बड़ा पर्व है। तो इसमें पूरे उत्तराखंड में ही लोगों के अंदर एक भावना रहती है, वर्ष भर पूरा इंतजार रहता है और खासकर नंदा देवी मेले का तो बहुत इंतजार रहता है। सारे चारों ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के जो ग्रामीण हैं, जो हमारे शहर के लोग हैं, जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, सब लोग इस मेले में आते हैं और हम लोग भी आप लगातार देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है। और सुबह लगातार 2 बजे से लोग यहाँ पर आकर माँ की पूजा अर्चना के लिए आ जाते हैं और हम लोगों की बहुत बड़ी आस्था माता में है। मैं कामना करता हूँ कि इस बार माता सभी के लिए खुशी और सुख लेके आएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने आवास पर रायता पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में रायता, खीरा, ककड़ी सहित कई अन्य व्यंजन परोसे गए। इस दौरान हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। मंत्री हरीश रावत के द्वारा एक बार आज रायता पार्टी दी गई। यूं तो इससे पहले भी हरीश रावत अनेकों पार्टियां दिया करते हैं जो यहाँ की पारंपरिक भोजन है उसको लेकर, लेकिन आज यहाँ पर इस पार्टी में आप देख सकते हैं खीरा है, यहाँ पर रायता है, दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा भी है। और तो इसके बावजूद भी आज हरीश रावत ने इस पार्टी का नाम रायता पार्टी रखा है। आइए हरीश रावत से ही जानते हैं कि इस पार्टी का नाम रायता पार्टी क्यों रखा गया है। ये रायता जो है उत्तराखंड के एक बहुत प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है और विशेष तौर पर जो ककड़ी है उत्तराखंड की, यहाँ के ग्रामीण अंचलों की, वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है, उसमें बहुत गुणी होती है और उसका रायता यदि आप 2-3 महीने लगातार खाते हैं और उस ककड़ी का लगातार सेवन करते हैं तो आपको पेट संबंधी कई बीमारियां, जिसमें अल्सर की बीमारी भी है, यहाँ तक कि क्रॉनिक अल्सर भी जो है इससे क्योर होता हुआ देखा गया। सर, यदि राजनीतिक रंग देखा जाए, राजनीतिक मायने देखे जाए तो आजकल चुनाव का भी समय है और काफ़ी ज़्यादा सत्तारूढ़ दल और आपके विपक्ष के बीच काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव भी चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस पार्टी का कुछ उससे इस पार्टी का उससे कोई मतलब नहीं है। फिर भाजपा का रायता से इससे क्या मतलब है? वो तो रायता बिखेरना जानते हैं, हम रायता बनाना और समेटना जानते हैं। आपके केदारनाथ, हमारी और उनकी तासीर में बड़ा भारी अंतर है। आपके केदारनाथ कांग्रेस के द्वारा यात्रा को भाजपा राजनीतिक रूप दे रही है। बेईमान है, उनको हर चीज में बेईमानी दिखाई देती है। जिसकी रही भावना जैसी ते प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, उनकी भावना ही कुभावना है, इसलिए वो इस तरीके से हर या केदारनाथ जी की के शरण में कोई जा रहा है और एक गुहार लगा करके जा रहे हैं। यदि आप सही हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है? भाजपा डरी भी है। तो आपको क्या लग रहा है सर, केदारनाथ में जो इस बार चुनाव है, उपचुनाव होगा, उसमें किस प्रकार से आपको जीत मिलेगी या कहां तक आप रहे? कांग्रेस जीतेगी, निश्चित तौर पर जीतेगी और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। तो हमारे साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह रायता पार्टी का सिर्फ रायता से जो संबंध है वो स्वास्थ्य से संबंध है, राजनीतिक कोई रूप इसको ना दिया जाए। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ में यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। देहरादून के पलटन बाजार में पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आकर फल ठेली दुकानों के बाहर रिंग और दुकानों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन किए गए हैं। एसएसपी ने अभियान के दौरान 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि एक दुकान में युवती के साथ दुकान के कर्मचारी ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सत्यापन अभियान चलाया गया है। देखिए, जो घटनाक्रम था वो दुखद था कि एक बालिका एक शॉप में जाती है और वहाँ पर काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा वहाँ पर अश्लील हरकत और छेड़खानी की गई और इसमें जैसे शिकायत आई मुकदमा लिख के उसको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन चूंकि बाजार है, ये हमारा पलटन बाजार है, आप समझिए हार्ट ऑफ द सिटी में सबसे पुराना बाजार है, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमेशा यहाँ पर लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। और मैंने देखा कि महिलाएँ और बच्चियाँ ज़्यादा आते हैं यहाँ पर चूँकि इस तरह की शॉप्स है। तो ये देखने में आया कि काफ़ी सारे लोग इसमें फल ठेली लगा रहे हैं, जिसमें व्यापारी लोग भी कहीं कहीं देखा गया कि उनके द्वारा ही लगवाया जाता है। तो इसमें कल जो मीटिंग हुई थी इसमें तय हुआ था कि व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें चलाएं, लेकिन जिस तरह से बाहर के लोग आके फल ठेली लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी घटना होने का अंदेशा रहता है, चूँकि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और इसके अलावा महिलाएँ बच्चियों कहीं कोई बुरी नज़र से या कहीं फफ्तियाँ ना कसे, तो इसको देखते हुए आज बृहद रूप से अपनी सत्यापन अभियान था। और ऐसे फल ठेली लगाने वाले लोग जो व्यापारी नहीं थे, 50 से ज़्यादा लोग को भी हिरासत में लेकर उनका सत्यापन किया जा रहा है। कहीं उनके पूर्व के से हिस्ट्री ना हो
साथ ही साथ हमने महिला कर्मचारी भी प्राइवेट में वहाँ पर लगाई हैं कि इस तरह के लोगों पर नज़र रखें। तो व्यापारियों से सहयोग मांगा है और ये कार्रवाई अब लगातार इसलिए चलेगी चूँकि जिस हिसाब से माहौल बना था, कहीं सांप्रदायिक माहौल बनने का अंदेशा था, तो उसमें सभी वर्गों से बातचीत कर ली गई है और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, कोई सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसके लिए सभी के साथ बैठक भी कर ली गई है। देहरादून ऑटो शेयर यानी विक्रम वाहनों की सवारी क्षमता पर आरटीओ अब लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल विक्रम में चालक के साथ पहले 2 सवारियां बिठाई जाती थी, जिस पर आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए चालक के साथ वाली सीट को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि जो विक्रम है उनको उनकी जो मूल उनकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 6+1 होती है, परंतु कुछ विक्रमों के बारे में एक सर्टिफिकेट दिया गया था 2016 में कि उनको 8 सीटर बनाया जा सकता है, जिसके सापेक्ष में कई विक्रमों को 8 सीटर में कन्वर्ट कर दिया गया था, परंतु इसके खिलाफ केस करा गया और अब हाई कोर्ट का इस निर्णय आ गया है कि सभी विक्रम 6+1 होंगे। तो जो भी विक्रम आज 8 सीटर हैं या 7+1 है, उनकी एक सीट आगे की हटवाई जा रही है ताकि जो उनकी आरसी है, जो माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन करते हुए 6+1 में पीछे 6 सवारी बैठेंगी और आगे एक ड्राइवर होगा। बगल की सवारी को कटवाकर वहां पर जाली लगवाई जाए।